आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव टॉपिक को पूरा पढ़ने वाले हैं और जो इम्पोर्टेंट लाइन होंगे उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे और उसको बार बार रिपीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हमें असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इस पार्ट में हम समझने का कोशिश करेंगे कि अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। चलिए, हम क्या हैं और हम कैसे हैं यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम क्या हैं और हम कैसे हैं यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उनके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्यतः धर्म है। संसार में कितने धर्म है मुख्यतः? तो 8 धर्म है। टोटल कितने धर्म है? 8 धर्म। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। देखिए ये इम्पोर्टेंट लाइन क्या क्या है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 8 मुख्यतः धर्म है और यहाँ 1600 ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। कितना है? 1600 भाषाएं जो कि मातृभाषा है। यहाँ 100 से भी ज़्यादा भी तरह के नृत्य किए जाते हैं। नृत्य कितने किए जाते हैं? 100 से भी ज़्यादा। नृत्य की संख्या कितनी है? 100 से भी ज़्यादा। यह विविधता हमें खुश होने के कारण नहीं बनती है। यह विविधता हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वह बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं या जान ही नहीं पाते हैं कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। पूर्वाग्रह को देख लेंगे बाद में, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। ग्रामीण लोग को हम लोग वो पहले क्या करते थे? अज्ञानी के रूप में देखते थे। जबकि शहर में रहने वाले लोगों को असली एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं
कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह के रूप में लेती है। जैसे कि कोई अपना हमशक्ल, ये हमशक्ल नहीं कहते हैं, जैसे कि हम जिस तरह का पर्यावरण रहन सहन में रहते हैं, जिस तरह का वातावरण में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, उस तरह का अगर इंसान मिल जाए, मेरे तरह वार्तालाप करने वाला हो जाए, मेरे तरह समझने वाला हो जाए, जो हम बात करें उससे उसी जानकारी से वो रिलेटेड से वो भी बात करे, तो हम लोग अपने माइंड सेट में से बैठा लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह के रूप में लेते हैं। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसे कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जैसे हम लोग पहले देख लेते हैं कि कोई है ना, वो इंसान जो है आलसी होगा या कंजूस होगा, हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं अपने मन में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब हो गया कि हम पहले से जैसे उसको देखे, उसका एक्टिविटी से हम लोग ऑब्जर्व कर लिए कि वो कैसा इंसान है, तो उसको हम लोग पूर्वाग्रह कहते हैं। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने को कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचते हैं कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। सही बात है। जैसे हम मान लिए कि अंग्रेजी बहुत ही अच्छा है या हिंदी बहुत ही अच्छा है, तो अदरवाइज दूसरा जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, नकारात्मक रूप से सोचते हैं वो भाषा ठीक ही नहीं है। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत ही नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा बोलते हैं, क्योंकि हम अंग्रेजी पे बहुत ज़्यादा जोर दे देते हैं और हम हर एक चीज़ में अंग्रेजी भाषा का यूज करते हैं, तो अलग अन्य भाषा जो यूज करते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, इज्जत ही नहीं दे पाते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, मतलब पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं, पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों को धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वह आते हैं, जैसे कि कोई मान लेते हैं कि झारखंड से है, वहाँ के रहन सहन से, उसके स्किन का कलर से हम लोग पता कर सकते हैं कि कैसे हैं। जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिस तरह से वह बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि से हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। चलिए पहले इसी चैप्टर में है, पेज में है, एक पूर्वाग्रह को ही पढ़ते चलते हैं हम लोग। पूर्वाग्रह उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी यह पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में यह पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है, उनकी एक सूची बनाइए। या पूर्वाग्रह लोगों का व्यवहार कैसे प्रभावित करते हैं? ग्रामीण लोग, आधे से ज़्यादा भारतीय गांवों में निवास करते हैं। सही बात। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। जानकारी नहीं रहने के कारण ही पसंद नहीं करते हैं। अगर जानकारी रहे, वो चीज़ का साधन रहे, तो सभी कोई चाहेंगे अच्छे से अच्छे सामान का यूज़ करें। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। एकदम बिल्कुल। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरित करने को बाध्य होते हैं। नहीं, गांव में काम नहीं मिलने के कारण जाना पड़ता है। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। शहरी जीवन जो होता है बहुत आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहर के लोग जो हैं अपने फैमिली के साथ टाइम कम दे पाते हैं। शहरी लोग केवल पैसों की ही चिंता करते हैं, लोगों का नहीं। गांव में क्या होता है, पैसे का चिंता करते हैं, बट वहाँ आपस में मिलजुल कर रहते हैं। आस पड़ोस जितने हैं वहाँ पे बैठ के अपना टाइम स्पेंड करते हैं, बट यहाँ शहर में वैसा नहीं होता। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है।
लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हमें उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़कियों में भेदभाव। लड़के और लड़कियों में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखते हैं क्या सच्चाई यही है। नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए। अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। वे बहुत सी सुशील है। उनका बात करने का तरीका बड़ा सभ्य और मधुर है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है। वे शरारती है। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है। वे रोते नहीं। वे उद्यमी है। वे खेल में निपुण है। वे खेल में निपुण है। वे खाना पकाने में निपुण है। वे भावुक है। अब देखिए, इधर लड़का है, इधर लड़की है। 1 2 3 4 5 इसमें अपना आंसर भरना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लंगड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी भी उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी होना मेरे मानव मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं है और तुम मेरी जगह होते तो क्या करते हैं। चलिए, और ये है क्या? तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। मैं एक नमूना हूँ, मुझे शर्म आती है। मैं एक क्या है, थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्ट हो रहा है, दिख नहीं रहा है ठीक से। पूरी आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती है तो सोचते हैं कि मेरी दिमाग भी डगमगाता होगा। मतलब पूर्वाग्रह लगाता है इंसान। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। वो पीक का फोटो था, इस वजह से क्लियर नहीं आ रहा था। बुक में जो छोटा छोटा पिक्चर जो चिपकाया हुआ रहता है ना, वो था। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे है खास जरूरतों वाले बच्चे। खास जरूरतों वाले बच्चे। उनके बारे में लोग के पूर्वाग्रह को यह बड़ा अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाओं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों का सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होना चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। Why are you afraid to hold my hand? शीला धीरे स्रोत से है। चलिए, अगर हम इस कथन को ले कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है कि लड़का रोता नहीं या पुरुष रोते नहीं है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वे
यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, क्योंकि उसके माइंड सेटअप में ही बैठा दिया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों को कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो तो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे। वे कोमल एक मृदु स्वभाव की है, वे बहुत ही सुशील है। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि यह कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं? नहीं, ये मतलब धीरे धीरे करने पे ही पता चलता है किसमें क्या व्यवहार है, ठीक है। या वे व्यवहार समाज से ही सीखती है? समाज से ही सीखती है। आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव के नहीं होती है और शरारती होती है? इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। कौन? तो लड़का। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उसके बारे में पक्की धारणाएं बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हमारे देश धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती है, इन धारणाओं का। क्योंकि लड़की, देखिए, एक ऐसा होता है कि लड़का लड़की कुछ नहीं होता है, हर काम सब कोई कर सकता है। पहले ये मानता था कि हवाई जहाज लड़कियां नहीं उड़ा सकती है, लेकिन अब तो वो भी हो रहा है ना। तो ये रूढ़िवादिता को हटाना जरूरी था। चलिए पहले इसको देख लेते हैं क्या है ये, उसके बाद बगल वाले को पढ़ेंगे। कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं। मुसलमान जो हैं लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए कि उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वह लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं या स्कूल से जल्दी निकाल देते हैं। जहां पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किए गए हैं, वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्रायः घर के पास सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें से 60% से ज़्यादा महिलाएं शिक्षित हैं। इसलिए केरल का शिक्षा की प्रतिशत है बहुत, मतलब भारत के पूरे स्टेट में टॉप 1 पे है। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की, जिसमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल है।
दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं वहां गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान जनजातीय हो या अनुसूचित जाति के हो। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल में गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं बल्कि गरीबी है। का असर हम सब पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। असमानता एवं भेदभाव। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं और दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। एक मुस्लिम थे और एक हिंदू थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो क्या थे? गरीब। विविधता का पहलू नहीं है। गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इसी कारण कि वे समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति का मूल्यवान नहीं माना जाता है। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना और कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। मतलब जो कपड़ा धोते हैं, सफाई करते हैं, बाल काटते हैं, कचरा उठाते हैं, वो लोग को हम लोग क्या करते हैं? कम महत्व देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ियों में सबसे ऊपर रखा है, उन्होंने अपनी ही ऊंची जाति को और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों का इस जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे
को दूसरे बच्चों से अलग बैठाने का एक रूप है। चलिए ये ऊपर में बॉक्स में दिया गया है, जरा इसको भी देख लेते हैं। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया है, कुचला गया है। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। चलिए अब आगे का देख लेते हैं, आगे क्या है। सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा गया है। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कई काम करने की इजाजत नहीं थी। उदाहरण के लिए हम कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों के गांव से हटाने का इजाजत थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाजत नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह के ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्हें तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? अगले पृष्ठ पर हम यह देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में लगता है इधर से वो महाराष्ट्र के कोरेगांव में भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। चलिए वे महाराष्ट्र में, पहले हम इसको बगल में दिया हुआ है, इसको पकड़ लेते हैं, फिर नीचे का पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान का पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के पिता किसको कहते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था। भीमराव अंबेडकर का कौन सी जाति में हुआ था? तो महार जाति में हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वह खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। अंबेडकर जी अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कोई प्रयास किया जा रहा था। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहा था उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। मतलब जो कि मंदिर घुसने के लिए अछूत को मना किया गया था, तो जो आगे बढ़ चढ़कर इसमें कार्य करवाने में लगे थे, तो उसमें भीमराव अंबेडकर जी ने उसमें नेतृत्व भी करने के लिए आगे आए। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश की जो सबको समान निगाह से देखें। जीवन में आगे चलकर उन्हें धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए
और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की, मतलब सबको इक्वल ढंग से देखा जाए। यही है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी। कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर में हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटे बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटे बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए कि उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था कोरेगांव जाना था कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हमें ब्राह्मण बच्चे हैं और वह हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। जैसे कि हिंदुओं में होता है कि जैसे ही स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं, तो बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम एक महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वह भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना कि वे अपने कमरे में वापस चले गए और वह वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए ही नहीं थे और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना था, उसी जगह अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराया पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कैरोगांव जा सकते थे। अगर कैरोगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हमें फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी, क्योंकि सबको पता चल गया था कि अछूत जाति का है ये। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ी वनों से मोल तौल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। स्रोत: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइटिंग एंड स्पीचेज, खंड 12, संपादन वसंत मनु, बम्बई, शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार। और अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चे पैसा देने का तैयार थे, फिर भी गाड़ी वाला ने उन्हें ले जाना से मना कर दिया। क्यों? बच्चे जवाब देंगे इसका। क्योंकि वो अछूत जाति के थे ना, इस वजह से महार जाति जो अछूत में पाया जाता है वो उसको नहीं सटना चाहता है, नहीं साथ बैठाना चाहता है। स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया? महार होने का पता चलते पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा? उससे आपको कैसा महसूस हुआ? चलिए अब यहाँ से देखते हैं।
कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर रहे, आपको छूने से मना करे और आपको पानी ना पीने दे। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखा है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता था जो दूसरों को मिलता था। चलिए अब समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन के आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया था। संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोग और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसा उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता ने इन लड़ाइयों के हिस्से थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए नेता ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानून रूप से खत्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। यहाँ पे है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। दलितों के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास जरूरतों वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या है ये फिगर क्या चीज़ का है, देख लेते हैं। भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य, जब संविधान लिखे जा रहे थे उस समय जो समिति सदस्य बनाया गया था, तो वही ये पिक है इसका। चलिए इसको पढ़ते हैं अच्छे से। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। देखिए फिर से इसको पढ़ते हैं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपने भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत के एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हालांकि हमारे संविधान में हालांकि हमारे संविधान में हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है कि यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बनने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। ये है संविधान का पहला पृष्ठ जिसमें स्पष्ट कहा गया कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त मिले। ये संविधान का पहला पृष्ठ है। उद्देशिका जो है, हम भारत के लोग भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन्हें उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए है। यह संविधान का पहला पृष्ठ है। चलिए अभ्यास, इसमें क्या क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में मेल कराइए। रूढ़िबद्ध धारणाओं कैसे बनी चुनौती दी जा रही है, इस पे चर्चा कीजिए। दो डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फोन करके चलिए अभ्यास प्रश्न है, इसको निम्नलिखित कथनों में से मेल कराना है, मैच कराना है दोनों को, चारों को। देखते हैं किसका क्या होगा। दो डॉक्टर खाना खाने बैठे थे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फोन करके क्या किया, तो ये ऑप्शन नंबर इसका क का हो जाएगा 3 नंबर। अपनी बेटी से बात की थी जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। ख नंबर, जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर ये 4th नंबर हो जाएगा कि पुरस्कार लेने के लिए एक पहिए वाली कुर्सी पर गया। गो नंबर देखते हैं। संसार के सबसे तेज धावकों में से एक है जो कि एक दम्मा का पुराना मरीज है। घ नंबर, वे बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका एक सपना था, एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। ये था एनसीईआरटी क्लास 6 का सिविक्स अध्याय नंबर 2 विविधता एवं भेदभाव, जो कि आज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अध्याय 3 नेक्स्ट क्लास में होगा। धन्यवाद।